हेलो बच्चों। Alright, hello my beautiful students. How are you? This is your very own base batch at the platform of Physics Wala. And I am your Tina ma'am. So, कैसे चल रही है पढ़ाई guys? We have done human physiology finally. And yes, we have decided to conduct a Menti quiz. सबका enthusiasm है, ठीक है? तो definitely होगा. I'll be confirming the time in and date in 1 or 2 days. Done? Most probably it is, we are holding it on Sunday. क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइज आज नया चैप्टर, और नया चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल्स. आई हैव सीन योर रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन आल्सो फॉर दिस चैप्टर, सो हियर इट इज. राइट, इसके बाद गाइज हमारा चैप्टर रह गया है एनिमल किंगडम, वो भी होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम. सो गुड टू गो. सो आई हैव रेड इन द कमेंट सेक्शन, बच्चे कह रहे थे कि मैम 14th को शायद हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है गाइज. आई विल बी कंप्लीटिंग योर सिलेबस ऑन 12th of February. डन. सो कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करते जाना है, सब कुछ मुझ पे छोड़ के. क्लियर? सारा सिलेबस हो जाएगा इन टाइम. क्लियर? चलिए सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज नया चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. सो बायोमोलिक्यूल्स जो है, नाम देखो, बायोमोलिक्यूल्स, नाम को स्प्लिट करेंगे. तो नाम को अगर हम स्प्लिट करें तो बायो का मतलब होता है लाइफ, मॉलिक्यूल्स का मतलब है मॉलिक्यूल्स. राइट. तो कंबाइन करने पे क्या बनते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम. मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम. ठीक है, दिस इज नोन एज बायोमोलिक्यूल्स. क्लियर? सो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम, दीज आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स. अब गाइज ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स साइज के बेस पे तुम दो में क्लासिफाई कर सकते हो. एक बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको बोलेंगे मैक्रो, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स. बायो लगा देंगे क्योंकि वो लिविंग बीइंग्स की बात हो रही है. तो एक है बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो साइज में बड़े हैं, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे छोटे वाले, छोटे इन साइज, दैट इज माइक्रो मॉलिक्यूल्स. क्लियर? तो अब देखो माइक्रो और मैक्रो कौन कौन से हैं. सो वी हैव टू मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और अब देखना है कि इनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं. तो देखो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन आएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे आपके प्रोटीन्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी पॉलीसेक्राइड्स, नॉट जस्ट एनी बट पॉलीसेक्राइड्स मैक्रो में आएंगे, पॉलीसेक्राइड्स. ठीक है, देन न्यूक्लिक एसिड्स. तो तुम देख रहे हो जितने भी पॉलीमेरिक फॉर्म्स हैं वो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जाएंगे. और माइक्रो में कौन आएंगे? इनके ही मोनोमेरिक फॉर्म्स. ठीक है, जैसे प्रोटीन्स के मोनोमेरिक फॉर्म्स कौन से हैं? अमाइनो एसिड्स, फिर विटामिन्स, मिनरल्स, राइट. देन पॉलीसेक्राइड्स का मोनोमर क्या होगा? मोनोसेक्राइड्स. तो यानी सिंपल शुगर्स जिनको जोड़ जोड़ के हम बड़ी शुगर्स बनाएंगे. ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड्स की जगह पे आएंगे नाइट्रोजनस बेसिस. इज इट क्लियर? तो ये सारे मिलके बनाते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स. ये छोटे इन साइज हैं, ये बड़े इन साइज हैं. क्लियर? चलो अब अगर हमने कभी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करना हो कि उसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, देन हाउ डू वी डू इट. ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल सा आसान, एक पेसल एंड वाटर लेना है. उसके अंदर जो भी टिश्यू तुम्हें स्टडी करना है, वो एक लिविंग ऑर्गन हो सकता है, कोई वो कोई वेजिटेबल हो सकती है, वो कोई लीफ हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, तुम्हारी किडनी, लिवर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी, उसको लो पेसल एंड वाटर में और उसकी बनाओ चटनी. ठीक है, उसकी बनाएंगे हम स्लरी. क्लियर? तो उसकी चटनी बनाने के लिए अब हम यूज करेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. तो चटनी किसमें बनने वाली है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. याद रहेगा. ठीक है, ऑर्गन लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला और चटनी बना दी. ठीक है, अब इस चटनी को हम करेंगे स्ट्रेन. स्ट्रेन का मतलब हम करेंगे फिल्टर. ठीक है, तो गाइस देखो, जब भी हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं ना, देखो जब भी हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो फिल्टर हो जाती हैं, कुछ चीजें फिल्टर हो जाती हैं और कुछ ऊपर ही रह जाती हैं, है ना. अब जो चीजें ऊपर रह जाएंगी
फिल्टर यानी कि जो नहीं हुई, इनको हम कहेंगे रिटेंटेट। इनको क्या कहेंगे? रिटेंटेट। और कुछ चीजें होंगी जो फिल्टर हो जाएंगी। तो जो चीजें फिल्टर होके नीचे आ गई, इनको कहेंगे फिल्ट्रेट। इज दैट क्लियर? सो जब भी हम फिल्टर करते हैं उस चटनी को, ठीक है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और कोई भी लिविंग टिश्यू की जो चटनी हमने बनाई, जो स्लरी हमने बनाई और उसको हमने किया फिल्टर, देखो स्लरी ऑफ लिविंग टिश्यू इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इन ट्राई, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हो टू एनालाइज। तो सॉल्वेंट यहां पे क्या यूज हुआ है? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्लियर? सो दिस इज द सॉल्वेंट यूज्ड। तो और इसको हमने क्या करना है? इसको हमने करना है अब फिल्टर। तो जब हम इसको फिल्टर करेंगे तो दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। कुछ चीजें फिल्टर हो जाएंगी, दे विल बी नोन एज फिल्ट्रेट। जो फिल्टर नहीं होंगी उनको क्या कहेंगे? रिटेंटेट। ना इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो चीज फिल्टर नहीं हुई है वो ऑब्वियसली साइज में बड़ी है, राइट? तो रिटेंटेट गाइस साइड में बड़े होते हैं। तो रिटेंटेट के अंदर कौन आएंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या आएंगे? बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और फिल्ट्रेट के अंदर क्या आएंगे? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? फिल्ट्रेट के अंदर छोटे मॉलिक्यूल्स, रिटेंटेट के अंदर बड़े मॉलिक्यूल्स। क्लियर? एक और चीज, जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, ठीक है, सॉल्वेंट था, इसका मतलब नीचे चीज वो आई होगी जो इस सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गई, राइट? तो इसका मतलब ये भी है कि रिटेंटेट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, रिटेंटेट के अंदर जो भी चीजें रह गई वो एसिड के अंदर डिसॉल्व नहीं हुई। सो रिटेंटेट इज एसिड इनसॉल्युबल, acid insoluble pool. It consists of acid insoluble pool. और जो चीजें सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गई होंगी वो सॉल्वेंट के साथ नीचे आ गई। क्लियर? तो जो आपका फिल्ट्रेट है गाइस, फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ एसिड सॉल्युबल पूल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? तो रिटेंटेट के अंदर इनसॉल्युबल है और फिल्ट्रेट के अंदर सॉल्युबल है। इज दैट क्लियर? अब ये देखो, हमने ये जितने भी कंपोनेंट्स लिखे, अब देखो ये कहां कहां आएंगे। तो प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे हमें कहां मिलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि रिटेंटेट के अंदर। और ये सारी चीजें तुम्हें कहां मिलेंगी? फिल्ट्रेट के अंदर। इज दैट क्लियर? बट यहां एक छोटा सा एनॉमली है, छोटी सी गड़बड़ है। एक सेकेंड, देखो हमने यहां पे एक चीज छोड़ दी एंड दैट इज फैट्स। ठीक है, फैट्स वैसे तो फैट्स यहां नहीं आएगा। फैट्स वैसे तो गाइस माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। फैट्स का साइज माइक्रोमोलिक्यूल्स के हिसाब से होगा, छोटा होगा। लेकिन जब फैट की बात आती है तो फैट ऑल्दो माइक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन फिर भी हमें वो रिटेंटेट में मिलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रिटेंटेट में आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स तो मिल रहे हैं, इसके साथ साथ और क्या मिलेंगे? फैट्स मिलेंगे, जबकि फैट क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है। अब पॉइंट ये आता है कि ऐसा क्यों, कि फैट अगर माइक्रो है तो वो हमें फिल्ट्रेट में क्यों नहीं मिला? बात ऐसी है कि अगर तो हम एक इंडिविजुअल फैट की बात करें, एक इंडिविजुअल फैट मॉलिक्यूल की, तो वो बेशक फिल्ट्रेट में आ जाता, फिल्टर हो जाता। क्लियर? लेकिन अब ये फैट में कहां से मिल रहा है? हम किस चीज की चटनी बना रहे हैं? हम बना रहे हैं एक लिविंग टिश्यू की चटनी, सेल्स की चटनी, है ना? तो जब सेल्स को हम ग्राइंड करते हैं पेस्टल और मोर्टर में, तो क्या होता है? उसकी सेल मेम्ब्रेन टूट रही है। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा है कि बायोलिपिड लेयर है, राइट? तो गाइस जब हम उसको ग्राइंड करते हैं ना और उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर होके वो छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेती है। तो एक अलग से आपको लिपिड मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा, आपको क्या मिल रहा है? उनका वेसिकल मिल रहा है। देखो यहां पे बता रही हूं, तो ये एक सेकेंड, मान लो कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो तुम्हें पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड लेयर की बनी हुई है ना? तो मान लिया कि हमने इसको ग्राइंड कर दिया। जब हम इसको ग्राइंड भी करते हैं ना गाइस,
तो ग्राइंड करने पे ये छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेगी। तो ये लिपिड मेम्ब्रेन्स टूटने पे छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेती है। एक लिपिड मॉलिक्यूल तो बेशक नीचे आ जाता, लेकिन ये जो वेसिकल्स हैं ये ओवरऑल वेसिकल्स का साइज बड़ा रह जाता है, इसलिए वो हमें किसके साथ मिलते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है कि इंडिविजुअल फैट मॉलिक्यूल तो नीचे आ सकता था, लेकिन यहां हमें चटनी बनाने पे इंडिविजुअल फैट मॉलिक्यूल नहीं मिला। वो इंडिविजुअल नहीं था, वो क्या था? वो जुड़ के आपस में बहुत सारे फैट मॉलिक्यूल्स, वो लिपिड लेयर छोटी हो गई है, टूट गई है, लेकिन मिलके उन्होंने क्या बना दिए हैं? वेसिकल्स। सो दीज आर द फैट्स इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। इज दैट क्लियर? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट के भी दोबारा ही रीजॉइन हो जाती है लिपिड मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। क्लियर है? सो यहां पे हमें फैट यहां मिलेगा। बेशक इंडिविजुअल फैट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, बट व्हाट वी आर रिसीविंग आर द फैट वेसिकल्स। ये फैट किसकी फॉर्म में है? वेसिकल्स की फॉर्म में है। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, चलो तो अब हमें क्लियर है कि किसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या मिलने वाले हैं? विटामिन्स। हमें यहाँ मिलेंगे अमाइनो एसिड्स, और हमें मिलेंगी सिंपल शुगर्स, राइट, यानी मोनोसेक्राइड सिंपल शुगर्स, और हमें मिलेंगे नाइट्रोजनस बेसेस, जिनसे कि आगे प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स बनेंगी। क्लियर है? ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस जिनको हम प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स कह देते हैं। और मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमें क्या मिलेंगे? हमें मिलेंगे पॉलीसेक्राइड्स, हमें मिलेंगे प्रोटीन्स, एंड वी विल ऑब्टेन न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, प्लस हमें साथ में क्या मिल रहे हैं? फैट्स मिल रहे हैं। तो ये चीजें हमें रिटेंटेड में मिलेंगी, ये चीजें हमें फिल्ट्रेट में मिलेंगी। इज दैट क्लियर? आई होप अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये एनसीईआरटी में ना बड़ा अलग से और अजीब से तरीके से दिया हुआ है, बट नाउ रीड इट एंड यू विल अंडरस्टैंड कि फैट बीइंग अ माइक्रो क्यों हमें रिटेंटेट में मिलता है। डन? अब गाइस जब हमने मिनरल्स पढ़ने होते हैं ना, देखो मिनरल्स भी यहाँ पे ही मिलते हैं क्योंकि माइक्रो है। ठीक है, लेकिन मिनरल्स को पढ़ने के लिए हम इस मेथडोलॉजी की यूज नहीं करते। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर मिनरल्स पढ़ने हैं तो फिर ये मेथड कामयाब नहीं होगा। उसके लिए गाइज हमें जरूरत पड़ती है एक डिस्ट्रक्टिव मेथड की। चलो यहां पे बताती हूँ। तो मिनरल्स की स्टडी के लिए, टू स्टडी मिनरल्स वी यूज डिस्ट्रक्टिव मेथड। क्या यूज करते हैं? डिस्ट्रक्टिव मेथड। डिस्ट्रक्टिव का मतलब हम चीज को डिस्ट्रॉय करेंगे। वी यूज डिस्ट्रक्टिव मेथड, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो डिस्ट्रक्शन का यहां पे मतलब क्या है? हम उस लिविंग टिश्यू की बनाते हैं ऐश। ठीक है, तो कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, उसको बर्न किया, उसकी ऐश ऑब्टेन की। समझे? तो जब हम उसको बर्न करेंगे तो उसका वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, और जब हम उसको बर्न करेंगे तो गाइस ड्यूरिंग कंबस्टन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी ये मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, ये सारे क्या हैं? दीज आर ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो कार्बन इन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल जाएगी। वाटर इवेपोरेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बचेंगे? हमारे पास सिर्फ बचेंगे मिनरल्स। तो जब भी मिनरल्स स्टडी करने होते हैं तो हम उसको डिस्ट्रक्टिव मेथड यूज करते हैं। हम उसकी ऐश लेते हैं और ऐश से स्टडीज की जाती है। इज दैट क्लियर? इसीलिए मिनरल्स की स्टडी, अब कभी भी किसी भी मिनरल का टेस्ट करवाने जाओ ना कभी भी, तो महंगा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा डीप टेक्निक्स यूज होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, तो ये पॉइंट क्लियर हो गए दोनों कि हम स्टडी कैसे करते हैं, या तो चटनी बना के या फिर ऐश बना के। मिनरल्स की ऐश बनेगी और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम चटनी बनाएंगे और फिर उसको फिल्टर करेंगे, और जो आपने पढ़ना है उस सैंपल में से आप स्टडी करोगे। इज दैट क्लियर? चलो, तो अब हमने गाइस ये सारी चीजें एक एक करके पढ़नी है इन दिस चैप्टर। फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेक्राइड्स, एवरीथिंग विल बी स्टडीड। ठीक है, अब before we start with a particular component, see this is table 9.1 of your NCERT। ये tables important हैं, लेकिन आपको ये सारे परसेंटेजेस याद नहीं करनी। आपको देखो क्वेश्चन कैसे आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है इनके
डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे। तो गाइज परसेंटेज वेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट, देखो दो चीजों में पढ़ना है हमने, अर्थ क्रस्ट के अंदर और दूसरा ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अब सबसे पहले बता रही हूं अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ क्रस्ट के अंदर एंड देन वी विल सी इट इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नाउ सी, अब हमें यहां पे दो निमोनिक्स याद रखने हैं। वन इज ओसिकाना, ठीक है। अर्थ के अंदर क्या याद रखेंगे, ओसिकाना, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर याद रखेंगे ओसिनका, ठीक है। ओसिकाना एंड ओसिनका याद हो जाएगा, मुझे तो ऐसे याद हो जाता है। देखो तो अर्थ क्रस्ट के अंदर देखो, अगर तुम इसकी परसेंटेजेस कंपेयर करोगे तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, उसके से कम क्या है, सिलिकॉन रेत में होगी, फिर हमारे पास आता है कैल्शियम, ठीक है। और लीस्ट हमारे पास, नॉट लीस्ट लेकिन फर्स्ट टॉप 4 मैंने लिए हैं, तो उसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारे पास सोडियम, सोडियम सोडियम सोडियम। इज इट क्लियर? तो याद रखना है ओसिकाना। अब कंफ्यूजन ना हो जाए कि यार ओसी में सी नहीं आ रहा, ऐसा ही आ रहा है, तो अर्थ में सिलिकॉन होगा ना, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। कौन सी बड़ी बात है, ओसिकाना, दैट इज इन अर्थ क्रस्ट। अब एंड दिस इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये साइन देख लेना कौन सा है। ह्यूमन बॉडी ओसिनका, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, यहां देखते जाओ, कंपेयर कर लेना, कार्बन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये ऑर्डर्स आपको याद रखने हैं, इस तरह से परसेंटेज याद करनी मुश्किल है, ठीक है। सो ये याद करेंगे, ना कि ये, बट ऑफ कोर्स यू कैन चेक कि इस तरह से क्वेश्चंस करने होते हैं। डन। देन ये एक लिस्ट दी हुई है कि आपके लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर एंड मेनी अदर कंपाउंड्स। सो जस्ट सिंपल नॉलेज, इसमें से क्वेश्चन क्या ही आएगा, यहां पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इज टेबल 9.4 में एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, सेल के अंदर अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, आयंस, अब ये किस किस परसेंटेज में प्रेजेंट है, इनकी परसेंटेजेस अगर हो सके तो लर्न कर लेना, ठीक है। ऑर्डर में याद करवा देती हूँ। ऑर्डर लर्न करने के लिए गाइस हमारे पास है, देखो सबसे ज्यादा तो पानी ही होगा ना, ये तो फैक्ट मानते हैं, हमारी बॉडी मेनली पानी की बनी हुई है, ठीक है। उससे कम अब याद रखने के लिए पिनाकली, PI ना कली, ये देखो, ठीक है। प्रोटीन सबसे ज्यादा, वाटर तो सबसे आगे है ही है, उसके बाद प्रोटीन से उससे कम हमारे पिनाकली, सॉरी ये तो हमने गड़बड़ कर दी, ये देखो, सॉरी 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 सॉरी, देखो P प्रोटीन्स, उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड्स, ना कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, और लिपिड से भी कम है हमारे आयंस, ली, ठीक है। तो पिनाकली, तो इस तरह से याद रखने हैं। वाटर सबसे आगे रहेगा, फिर उससे कम प्रोटीन्स हैं, फिर हमारे Na मींस न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, देन कार्बोहाइड्रेट्स, देन लिपिड्स एंड लास्ट में आता है हमारा आयंस। इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है, तो ये ऑर्डर इस तरह से याद रखोगे। तो देखो हमने क्या क्या याद किया, अर्थ क्लास में ओसिकाना, ठीक है, बॉडी में ओसिनका, और अब यहां पे क्या याद रखेंगे, वाटर एंड देन पिनाकली। क्लियर? ठीक है, आज इस चैप्टर में ना हम थोड़े से निमोनिक्स करके जाने वाले हैं। इस चैप्टर को याद करने का तरीका ये है, और क्या कर सकते हैं, कुछ तो रट्टा मारना पड़ेगा, और इतना रट्टा मारने के लिए निमोनिक्स दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। ठीक है, तो आप भी अपने निमोनिक्स शेयर करना मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एक्चुअली रीड इट आउट इन द क्लास नाम के साथ। ठीक है, सो मेक थिंग्स इजी फॉर योरसेल्फ, फॉर ईच अदर एंड मेक देम प्लेफुल। ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर में तो रट्टाफिकेशन है भाई, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं और बहुत सारी रट्टाफिकेशन है। सो ऑलवेज शेयर इन द कमेंट सेक्शन कि तुमने ये चीजें कैसे लर्न की। डन, चलिए आगे गाइज। अब ये जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन 2 कैटेगरीज। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो चीजें प्रेजेंट हैं, जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, देखो यहाँ पे टर्म क्या है, मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट मीन्स जो भी हमारे अंदर ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बन रहा है, तो वो मेटाबोलाइट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर? अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं, समझ लो पहले, फिर हम इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।
सो गाइस, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिनके बगैर हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती, जिनके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, उनकी बहुत ज्यादा अहमियत है। इज इट क्लियर? तो एक बार रिपीट करते हैं, मेटाबोलाइट्स जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बन रहे हैं। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? जिनके बगैर बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती, एक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि उन मेटाबोलाइट्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि सोचो, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हमें, बिल्कुल चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, न्यूक्लिक एसिड्स चाहिए, विटामिन चाहिए, इजंट इट, मिनरल्स चाहिए। तो ये सारे किस कैटेगरी में जाएंगे? प्राइमरी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी। अब तुम सोचोगे तो ऐसी तो कोई भी चीज नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए ना हो, बिल्कुल है। ह्यूमंस या एनिमल्स की बॉडी में ऐसा डेफिनेटली कुछ नहीं बनता जो जरूरी ना हो, ठीक है, और अगर वो जरूरी नहीं है तो टॉक्सिक होगा तो उसको बॉडी से निकाल देते हैं, डन। अब प्लांट्स ऐसे हैं कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म कुछ ऐसी भी चीजें बनाते हैं जो उनके लिए वेस्ट हो सकती है, ठीक है। प्राइमरी तो प्लांट्स के अंदर भी बनेंगे और एनिमल्स के अंदर भी, बट सेकेंडरी की अब बात कर रही हूं। तो हमारे अंदर गए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं बनते, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसी चीजें होती हैं जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म बन तो जाती हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म को खुद के सर्वाइवल के लिए नहीं चाहिए, समझे। और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो उन्होंने बना तो दी, लेकिन उनके अपने सर्वाइवल के लिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वो हम लोग यूज करते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर, या फिर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है। देखो कैसे, सो सी एग्जाम्पल्स पे सीधा आ रही हूं, ठीक है। तो देखो, अल्कोहल, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स हो गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब की प्लांट को जरूरत होगी फॉर सर्वाइवल। These are all very very important for the survival, for body की basic metabolic reactions, normal growth, development, reproduction, इनका एक definite role होता है metabolism में, they are essential for growth and development, ठीक है। Now coming on to the secondary metabolites, they are produced by plants, fungi and microbes, but not as essential part of metabolic pathway। तो मेटाबॉलिज्म के लिए एक essential, इनका essential होना, sorry, they are not essential, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे साइड हीरोज, साइड हीरोइंस होती है ना, कि अगर वो नहीं भी होंगी तो काम चल सकता है ना, ऐसे ही होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ सी, बट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनका काम कहां आता है? नंबर 1, इकोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। मेडिसिनल वैल्यूज होती हैं इनकी, फ्लेवरिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन कई बार ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। नाउ दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो एग्जाम्पल्स देखो, पिगमेंट्स लाइक एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड्स लाइक मॉर्फिन, ये सारे ड्रग्स जितने हमें मिलते हैं ऑर्गेनिज्म से, जो एंटीबायोटिक्स हम ऑब्टेन करते हैं, रबर ऑब्टेन करते हैं, गम्स ऑब्टेन करते हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब सोच के देखो, रबर हमें पता है प्लांट से ऑब्टेन होती है, उसके लेटेक्स से, रबर प्लांट के लेटेक्स से, है ना। अब अगर वो लेटेक्स प्लांट के खुद के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता उसके सर्वाइवल के लिए, तो जब हम उसमें कट लगा के लेटेक्स निकालते हैं तो प्लांट वुड हैव डाइड, बट प्लांट डजंट डाई, राइट? व्हाई? बिकॉज वो उसका एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। बट यस, उसको कट लगाने का एक तरीका होता है कि उसका जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, उसका जो जाइलम है, फ्लोएम है, वो डैमेज ना हो जाए। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटी टू पुट दैट पर्टिकुलर कट, ताकि रबर का लेटेक्स उसमें से फ्लो करता रहे लेकिन प्लांट भी डिस्ट्रॉय ना हो। बट लेटेक्स इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल। इज इट क्लियर? सो सच प्रोडक्ट्स आर नोन एज secondary metabolites. Now guys, this table is again super duper important, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। देखो, पहले तो तुम्हें ये क्लियरली याद हो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, अल्कलॉइड्स कौन कौन से हैं, ये एज सच तुम्हें याद होने चाहिए। टर्पिनॉइड्स कौन से हैं, ये देखो मॉर्फिन, एंकोडीन, ये ड्रग्स हैं, राइट। एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ना, रोज ऑयल, लेवेंडर ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, सो मेनी। देन टॉक्सिन्स, अर्बिन एंड रिसिन। ये रिसिन गाइस मिलता है हमें कैस्टर से, कैस्टर, आरंडी,
ठीक है, इससे फॉडर बनता है, इसके सीड्स में से हम ये ऑयल निकाल सकते हैं, ये टॉक्सिन। और तुमने अगर सुना हो कि इसका एक छोटा सा ड्रॉप भी, ड्रॉप तो बहुत बड़ी होती है, इसका पिंच भी जो है ना, दैट कैन एक्चुअली किल अस, कार्डिक अरेस्ट कर देता है। आई डोंट नो अब तुमने देखा है, मैंने शर्लक होम्स में भी देखा था कि किसी की डेथ हो रही है विद द हेल्प ऑफ रिसन। मूवीज में, सीरियल्स में कई बार दिखाते हैं रिसन का रोल, ठीक है, बट इट इज क्वाइट खतरनाक। तो प्लांट के अंदर बन जरूर रहा है, लेकिन प्लांट को इसकी जरूरत नहीं है। देन लेक्टिन्स है, विन ब्लास्टिन है। गाइज, ये विन ब्लास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम हम कैंसर के जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में हेल्थ एंड डिजीजेस, तब भी इसका नाम आएगा। तुमने एक प्लांट सुना होगा सदाबहार, राइट, विंका रोजिया, कैथरैंथस रोजियस, देयर आर 2 साइंटिफिक नेम्स, विंका रोजिया पुराना है, कैथरैंथस नया है। सो सदाबहार आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा, तो उस सदाबहार से हम ये निकालते हैं विन ब्लास्टिन, यहां लिख रही हूं सदाबहार। एंड this vinblastin is such a potent drug for the cancer treatment, blood cancer के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। इसी तरह से कुरकुमिन है, कुरकुमिन हल्दी से निकलता है, ठीक है, टर्मरिक से। एंड देन पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लाइक गम्स, रबर एंड सेल्यूलोज। सो प्लांट को इन चीजों की खुद के सर्वाइवल के लिए जरूरत नहीं होती। बट रिमेंबर, hashtag animals do not produce any secondary metabolite, ठीक है, animals do not produce any secondary metabolite। ये कौन प्रोड्यूस करते हैं? सिर्फ प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स, ओनली बाय प्लांट्स, माइक्रोब्स एंड फंजाई। इज दैट क्लियर? एनिमल्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। हो गया, ठीक है, चलो। सो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर ली, और अब हम एक एक करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ना शुरू करेंगे जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स। पता नहीं, मैं हमेशा अमाइनो एसिड से स्टार्ट करती हूँ, मुझे स्पेशल प्यार है इस टॉपिक से, सिंपल सा क्यूट सा टॉपिक है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, नाम पहले समझ लेते हैं, ठीक है, हम हमेशा नाम से स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज अ नेम, व्हाट यू कॉल रोजविल समथिंग समथिंग, मैं भूल गई, शेक्सपियर बहुत साल पहले पढ़ा था, बट उसने कहा था व्हाट इज अ नेम। भाई नाम में सब कुछ है ना, नाम हमारी आइडेंटिटी होती है, नाम हमारी पर्सनालिटी होती है। अब जरा हम आज अमाइनो एसिड्स की पर्सनालिटी देखते हैं, ठीक है। तो अमाइनो एसिड, इसके नाम में इसकी पर्सनालिटी पता लग जाती है। पर्सनालिटी ये है कि इसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी होगा, NH2 ग्रुप, ठीक है, और एसिडिक ग्रुप भी है, COOH। अब ये दो चीजें होने की वजह से और इसके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, लेट्स सी। देखो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस, अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हम अमाइनो एसिड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। देखो मीथेन का क्या होता है, CH4, राइट, दिस इज मीथेन, राइट। अब मीथेन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि मीथेन के अंदर ये जो हाइड्रोजन्स हैं उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। 3 हाइड्रोजन्स को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, एक को हमने ऐसे ही रहने दिया। तो एक हाइड्रोजन की जगह पे अमाइनो ग्रुप आ गया, दूसरे हाइड्रोजन की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, एंड थर्ड हाइड्रोजन की जगह पे एक साइड चेन रहेगी, ये एक वेरिएबल ग्रुप होगा, ये एक वेरिएबल ग्रुप होगा। यानी कि जितने भी दुनिया में अमाइनो एसिड्स हैं, जितने भी लिविंग सिस्टम के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं, उन सब अमाइनो एसिड्स में फर्क कहां पे आता है, सिर्फ इस एरिया में। बाकी हर एक अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन एंड कार्बोक्सिल, ये कॉमन पॉइंट्स होंगे, ये कॉमन ग्रुप्स होंगे। सो जितना भी डिफरेंस क्रिएट होना है वो कहां से क्रिएट होना है, इस साइड चेन से, इस वेरिएबल ग्रुप से, एंड इट इज डिनोटेड एज R। इज इट क्लियर? एंड दिस इज NH2, ठीक है, एंड दिस इज COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। डन। So this is the structure of amino acid, and now you understand why we call it substituted, क्योंकि मीथेन के ग्रुप मीथेन के स्ट्रक्चर में ही हमने 3 हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया है विद डिफरेंट ग्रुप्स। इज दैट क्लियर? अब यहां पे गाइस ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन या कायरल कार्बन, है ना। अब अल्फा कार्बन क्या होती है? अल्फा कार्बन वो होती है जिसमें
C के आसपास सारे डिफरेंट ग्रुप्स हों. सो अल्फा कार्बन विद all 4 different groups, isn't it? All 4 different groups around carbon. एक तरफ माइनो, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बोक्सिक एंड देन द वेरिएबल ग्रुप. ठीक है, तो अब जितना भी डिफरेंस क्रिएट होना है, जितने भी अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स बनेंगे, वो किसकी वजह से बनेंगे? इस वेरिएबल ग्रुप की वजह से. क्लियर? चलो एक और पर्सनालिटी ट्रेट देखो. तो पर्सनालिटी ट्रेट के लिए चलो हम पर्सनालिटी ट्रेट अभी देखते हैं एक और. अब देखो साइड चेन के वेरी करने से हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं गाइस. अराउंड 300 से 400 अमाइनो एसिड्स आर नोन. ठीक है, 300 से 400 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर नोन इन द लिविंग सिस्टम. अब वो सारा डिफरेंस किसने क्रिएट किया है? इस आर ग्रुप ने. ठीक है, नाउ सी हियर. अब यहां पे अगर R की जगह पे एक और हाइड्रोजन आ जाए तो ऐसे अमाइनो एसिड को क्या कहेंगे? ग्लाइसिन. एंड दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड. दिस इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड. ठीक है, अगर R की जगह पे CH3 आ जाए, CH3 मीथाइल, तो अमाइनो एसिड क्या कहलाएगा? एलानीन. और अगर यहां पे R की जगह पे CH2OH आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? सीरीन. बात समझ में आ रही है? ये सारे आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो हमें सारे नाम तो नहीं लर्न करने, लेकिन जो एनसीईआरटी में नाम दे रखे हैं उनके फॉर्मूले हमें आने चाहिए. इज दैट क्लियर? ठीक है, चले आगे. अच्छा चलो यहां पे एक और चीज बताती हूं. तो अब हमने ये तो देख लिया कि ये 3 चीजें कॉमन है, हाइड्रोजन, COH एंड NH2. क्लियर? अमाइनो ग्रुप. हमने ये भी कहा कि जितनी भी वेरिएशन है वो इस R ग्रुप की वजह से होगी. क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे? नंबर 1, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द R ग्रुप इन एलानीन. और आपको 4 अलग अलग ग्रुप्स दे देंगे और एलानीन के अंदर R ग्रुप की जगह पे क्या होना चाहिए? मीथाइल. तो ये चीजें तुम्हें पता हो. डन? ओके. और क्या आ सकता है? और हाँ, अब इसी R ग्रुप के बेस पे इसकी ये पर्सनालिटी भी डिसाइड होगी कि ये एसिडिक है, ये बेसिक है, या फिर ये न्यूट्रल है, ये अल्कोहलिक है, ये सल्फर कंटेनिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. क्लियर? अब जैसे यहां पे तुम देख रहे हो सीरीन. सीरीन में R क्या है? R is CH2OH, राइट? सो दिस OH इज द अल्कोहलिक ग्रुप. तो सीरीन एक अल्कोहलिक अमाइनो एसिड होता है. इट इज अल्कोहलिक अमाइनो एसिड. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सब नेचर किसने डिसाइड करना है? अमाइनो एसिड की जो पर्सनालिटी है वो कौन डिसाइड करता है? कौन डिटरमिन करता है? R ग्रुप डिटरमिन करता है. इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट इसकी पर्सनालिटी का पॉइंट, कि अमाइनो एसिड्स इकलौते मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो ज्विटर आयन फॉर्मेशन कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? ज्विटर आयन. ठीक है, नाउ सी व्हाट डज ज्विटर मीन. ज्विटर का मतलब होता है हाइब्रिड. ठीक है, ज्विटर जर्मन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड और इसका मतलब होता है हाइब्रिड. ठीक है, नाउ सी गाइस, जब भी हम किसी चीज को आयनाइज करते हैं, ऑन आयनाइजेशन, तो 2 तरह के आयन्स बनते हैं. या तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा या वो नेगेटिव आयन बनेगा, है ना. अब डिपेंड करता है कि क्या चीज, कौन सा ग्रुप इसका आयनाइज हो रहा है. सी, हमारे अमाइनो एसिड के पास 2 ग्रुप्स हैं, NH2 ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूशन. कैसे सॉल्यूशन में तुम रख रहे हो कि कौन सा उसका ग्रुप आयनाइज होगा. मान लो अगर उसका NH2 ग्रुप आयनाइज होता है तो हमारे पास ये पॉजिटिव रेडिकल बनेगा, यानी NH2 ग्रुप आयनाइज हो रहा है इसमें, तो ओवरऑल रेडिकल क्या बन रहा है? पॉजिटिव रेडिकल, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक रेडिकल. इट इज एसिडिक. ठीक है, अगर COH आयनाइज हो रहा है तो क्या बन रहा है हमारे पास? बेसिक रेडिकल. क्लियर? वी डोंट कॉल इट आयन रियली, है ना. तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आयन और रेडिकल में डिफरेंस. आयन एक एटम का होता है. चलो, सो प्रॉपर टर्म वुड बी रेडिकल. तो ये बेसिक रेडिकल है, ये एसिडिक रेडिकल है. ठीक है, अब एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम देखो क्या कमाल हुआ. एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों ग्रुप्स साइमल्टेनियसली आयनाइज हो गए हैं, तो एक ऐसा रेडिकल बना है जिसके ऊपर दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. अब ऐसी निराली चीज तुम सिर्फ अमाइनो एसिड्स में देख सकते हो कि साइमल्टेनियसली
एक रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी। अदरवाइज या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, लेकिन इसके केस में पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ऐसा जो रेडिकल बनता है, ऐसा जो आयन बनता है, इसको हम बोलते हैं Zwitter ion, which carries both positive and negative charge simultaneously. Is that clear, guys? ठीक है, तो ये खासियत किस में है? सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड में। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लेन द Zwitter ion formation इन अमाइनो एसिड्स। आपको स्कूल के एग्जाम्स में आ सकता है या फिर एग्जाम नीट में भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शोज द Zwitter ion formation? तो आपको ऑप्शन दे देंगे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो आंसर वुड बी अमाइनो एसिड्स। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ Zwitter ion। तो कई तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट अमाइनो एसिड्स। क्लियर? अब इसका मतलब अमाइनो एसिड को गाइस हम एम्फोटेरिक नेचर का बोल सकते हैं। इससे हमें एक और चीज पता लगती है, क्या पता लगती है? कि अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट? आर एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक का मतलब तुम समझते हो, एसिडिक भी एक्ट कर सकता है, बेसिक भी, डिपेंड करता है सॉल्यूशन पे। या तो वो पॉजिटिव भी बना लेगा, नेगेटिव भी बना लेगा, और इक्विलिब्रियम पे Zwitter ion भी बनाएगा। सो दिस शोज अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। डन? चलो, अब यही अमाइनो एसिड्स जुड़ जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन्स। सो अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमेरिक यूनिट्स। मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई थी, सी दे आर द बेसिक यूनिट्स टू फॉर्म, यहां पे क्या आएगा? टू फॉर्म प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स, और यही क्या है? अमाइनो एसिड्स, दीज आर द मोनोमर्स, दीज आर द मोनोमर्स। क्लियर? अब ये मोनोमर्स यानी कि सिंगल यूनिट, ठीक है, यही अमाइनो एसिड्स जुड़ जुड़ के क्या बना देते हैं? प्रोटीन। ठीक है, तो अब देखो, सो अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या बनता जाएगा? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। नाउ अंडरस्टैंड, देखो पहली चीज तो ये कि सिमिलर अमाइनो एसिड्स नहीं जुड़ने वाले, ठीक है। तो जो प्रोटीन होता है हेट्रोपॉलीमर होता है गाइस। प्रोटीन क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर का मतलब कि जो उसके मोनोमेरिक यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। अमाइनो एसिड्स डिफरेंट है सारे, A1 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 अगर ऐसे होता तो वो होमोपॉलीमर कहलाता, बट प्रोटीन्स क्या होते हैं? हेट्रोपॉलीमर्स। क्लियर? नाउ सी कि अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे कैसे। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो NH2 C COOH, ये R1 ले लेते हैं क्योंकि एक अमाइनो एसिड है और इधर H, ठीक है। अब आगे बनाएंगे हम अगला। अब यहाँ पे NH2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HNH, राइट? देन अगेन COOH, the other one would be R2 and then H, right? Let's write one more. So again NH2 को मैं HNH लिख सकती हूँ, right? COOH and R3 and then H. Clear guys? अब देखो, जब भी मोनोमर्स जुड़ते हैं उनमें कंडेंसेशन होती है। दीज आर कंडेंसेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। तो यहाँ पहले अमाइनो एसिड का COH और अगले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो जब भी इनकी इंटरैक्शन होगी तो COH अपना OH देगा और अमाइनो ग्रुप अपना हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करता है और ये बन जाता है वाटर मॉलिक्यूल H2O। इज इट क्लियर? इसी तरह से इस अमाइनो एसिड का OH और अगले अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप का H कंट्रीब्यूट करेगा एंड इट विल फॉर्म वाटर। ठीक है, तो इस तरह से अब हुआ क्या? देखो इस तरह से हुआ ये कि NH2CCO, ठीक है, R1 एंड H, और अब बीच में बन रहा है बॉन्ड। तो यहां ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, ये OH और H, ये बॉन्ड बीच में बन गया एंड दिस विल फॉर्म अ चेन, दिस विल फॉर्म अ चेन। अब देखो यहां पे बॉन्ड्स बनते नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये बॉन्ड बना, ठीक, और अगेन क्या रह गया हमारे पास? NHCCOH, H एंड R3।
ये गाइस क्लियर हुई है बात। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल के लिए, वाटर मॉलिक्यूल में फॉर्मेशन देखो कैसे हो रही है। OH is contributed by CO of the previous amino acid and H is contributed by the amino group of the succeeding amino acid. वाटर मॉलिक्यूल निकला तो यहां पे गाइस ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स के बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए अमाइनो एसिड्स की चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, तो अमाइनो एसिड्स को जोड़ के क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, इज दैट क्लियर? ऐसी चेन जिसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स है। पॉली मीन्स मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई है ये भी तुम्हें पता लग गया। पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है बाय वाटर का रिमूवल, बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर, और जिसमें OH contributed by COH of first amino acid, first का मतलब पहला अमाइनो एसिड, एंड H contributed by NH2 of next amino acid. Is it clear? So इस तरह से बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्वेश्चन आता है आपको स्कूल के एग्जाम्स में, कैसे बनेगा, तो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बड़ी तसल्ली से आराम से हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इस चैप्टर से चैप्टर मुश्किल लगता है और बोरिंग भी लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। बट डिफिकल्ट अब नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन whether it is easy or not now. क्लियर? चलो, तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड की गाइस देखो, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है? दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, CONH। दिस इज अनदर पेप्टाइड बॉन्ड। इज इट क्लियर? अब देखो, अगर आपको कोई कहे कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने बनेंगे, तो बताओ। यहां पे एक अमाइनो एसिड था, दूसरा और तीसरा, 2 अमाइनो एसिड्स के पीछे एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है ना? तो पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर हमेशा 1 लेस देन द टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये भी कह सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स इज इक्वल टू नंबर, कितना होगा, n इज इक्वल टू A-1। A क्या है? टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जितने आपने लिए। तो जैसे यहां पे हमने 3 अमाइनो एसिड्स लिए, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने बने? 2। क्लियर? तो कई तरह से यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। सी, दिस इज ऑल NCERT, है ना? चलिए आगे पढ़ते हैं। So now we will come on to classification of proteins. No, not classification of proteins, guys. This is classification of amino acids. Amino acids की classification देखते हैं पहले, ठीक है? चलो, अब अमाइनो एसिड्स को सबसे पहले तो हम क्लासिफाई इस बेस पे कर सकते हैं। कई बेसिस पे चीजों को क्लासिफाई किया जा सकता है ना। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे उसकी कॉम्पोजिशन के बेस पे, ठीक है? नाउ सी, हमें बेसिक फॉर्मूला पता है अमाइनो एसिड का कि एक तरफ R होता है, एक तरफ H होता है, एक तरफ NH2 होगा और एक तरफ COOH होगा। क्लियर? ओके। अब सारी पर्सनालिटी ऑफ अमाइनो एसिड किस पे डिपेंड करती थी? जल्दी सोचो, किस पे डिपेंड करती थी? R ग्रुप पे, ठीक है? तो अब इसकी कॉम्पोजिशन के बेस पे अगर हम उसको एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कह रहे हैं, तो देखो किसके बेस पे कहेंगे? R ग्रुप के बेस पे। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ R ग्रुप, राइट? नाउ सी, न्यूट्रल का मतलब, नाउ अंडरस्टैंड, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर वो क्या है? R, NH2 एंड COH। हमें पता है कि जब इसकी आयनाइजेशन होती है गाइस, तो आयनाइजेशन होने पे इधर पॉजिटिव चार्ज आता है, इधर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब अगर एक NH2 है और एक COH है, तो ओवरऑल एक अमाइनो एसिड क्या होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड में 1 NH2 एंड 1 COH ग्रुप रहेगा। तो हमारा अमाइनो एसिड क्या होगा? न्यूट्रल होगा। यानी R के अंदर ना तो कोई एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप होना चाहिए, ना COH होना चाहिए। क्लियर? अब
तुमने मुझे बतानी है एनसीईआरटी से देख के इनकी एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पे आएगा। इज दैट क्लियर? यू हैव टू टेल मी द एग्जाम्पल्स। डन। नाउ बेसिक, अब देखो बेसिक में क्या होगा, तो बेसिक में ऐसा होगा कि देखो ये तो है ये NH2H एंड COH, राइट। अब जो R है ग्रुप, देखो बेसिक होने के लिए एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, है ना। तो R के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप अटैच हो जाए तो ओवरऑल हमारा अमाइनो एसिड का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अगर R के साथ NH2 है तो ओवरऑल नेचर उसका क्या हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, अगेन यू हैव टू टेल मी द एग्जांपल्स नाउ। सो इसका मतलब यहां पे ओवरऑल बेसिक के अंदर क्या होता है कि एक COH है, ठीक है, एक COH है और 2 NH2 ग्रुप्स हैं, एक यहां और एक यहां। तो ओवरऑल उसका कौन सा नेचर हो जाता है, बेसिक नेचर। ठीक है, अब उल्टा यहां पे हो जाएगा कि एक NH2 है और R ग्रुप में एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप आ जाएगा, तो ओवरऑल नेचर उसका क्या हो जाएगा, एसिडिक। सो सी इट इज COH, राइट, H, दिस इज NH2 और अब R ग्रुप में एक एक्स्ट्रा COH लगा हुआ है, तो ओवरऑल उसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक। इज इट क्लियर? तो अब इसके नाम याद करने बड़े इजी हैं, इनके नाम के पीछे ही आता है एसिड। इनकी एग्जांपल बताऊंगी मैं, अस्पार्टिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड। तो याद करना ही बड़ा इजी है कि नाम के पीछे ही एसिड रहेगा। These examples, this you have to tell me in the comment section. Is that clear? अब इसके अलावा भी हम R ग्रुप के बेस पे और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो क्वेश्चन आएगा कि आपको एक भयंकर सा मॉलिक्यूल दे देंगे। चलो यहाँ पे बताते हैं। तो देखो भयंकर सा मॉलिक्यूल दे देंगे जैसे कि H NH2 COOH एंड R में कुछ भी लिखा हुआ है, CH2 CH2 CH2, ठीक है, एंड देन लास्ट में लिख देंगे CH NH2। अब बताओ कि ये जो अमाइनो एसिड है ये किस नेचर का होगा, फाइंड इट आउट, फाइंड इट आउट। पॉज करके जरा सोचना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ इसका तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ये तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसी का नेचर देखना है ना। तो देखो ये हमारा R ग्रुप है, R ग्रुप के अंदर क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, NH2, तो ओवरऑल नेचर इसका क्या हो जाएगा, बेसिक। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब ये है आपके पास टेबल। फाइन, सो इन दिस टेबल वी हैव क्लासिफाइड दीज अमाइनो एसिड्स। लो तुम्हारा काम तो मैंने बहुत आसान कर दिया, मैं तो चाहती थी कि तुम आंसर्स दो, बट नाउ हियर इट इज। देखो न्यूट्रल में कौन से आएंगे, ग्लाइसिन जो सिंपलेस्ट है, एलानीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। एसिडिक में अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसी तरह से स्पैराजीन है, ग्लूटामीन है। ठीक है, अब गाइस हर एक अमाइनो एसिड का ना सिंबल होता है, उसी के पहले 3 लेटर्स को जोड़ के हम बना देते हैं उसका सिंबल। ठीक है, 3 लेटर्ड एब्रीविएशन, इसको सिंबल नहीं इसको एब्रीविएशन बोलेंगे। एब्रीविएशन सिंबल उसका सिंगल लेटर का होता है और ये अलग अलग होंगे, तो आपको लर्न नहीं करने हैं, बट जस्ट गुड टू नो। ठीक है, तो एब्रीविएशन उनकी पहले 3 लेटर से बनती है। अब देखो नेक्स्ट इज बेसिक, लाइसिन एंड आर्जिनिन। फाइन, अब और भी तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, आई टोल्ड यू, बेस्ड ऑन देयर कंपोनेंट्स, बेस्ड ऑन कि उसका R ग्रुप कैसा है। तो देखो सल्फर कंटेनिंग कौन कौन से हैं। सो वी हैव यहाँ पे 2 लिखे हैं, आई विल टेल यू द थर्ड वन ऑल्सो। इट इज सिस्टाइन, सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मिथ्यूनिन। अब स्पेलिंग्स ध्यान से देखना, इसमें स्पेलिंग में CYSTEIN है और TIN यहाँ पे E मिसिंग है, सो दिस इज नोन एज सिस्टीन। ठीक है, दिस इज नोन एज सिस्टाइन। कुछ सेम भी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट टू डिफरेंशिएट आई कॉल इट सिस्टाइन, दिस इज सिस्टीन। ठीक है, और ये तीनों ही सल्फर कंटेनिंग होते हैं। अब इनको याद रखने का निमोनिक क्या है, इनको याद रखने का निमोनिक है CMC। क्या है, CMC, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। बट आपके लिए क्या है, सिस्टीन, मिथ्यूनिन एंड सिस्टाइन। ठीक है, तो CMC याद करेंगे हम सल्फर के लिए, याद हो जाएगा। फाइन, एल्कोहलिक, सीरीन का हमने फॉर्मूला देखा था,
थ्रियोनिन, इनके अंदर भी OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर OH ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर हो गया? ऑल राइट, देन एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब इसके अंदर बेंजीन रिंग होगी, बेंजीन रिंग होगी। साइक्लिक, फिनाइलएलानीन, टायरोसिन, ठीक है। देन हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग होती है, रिंग तो है लेकिन उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। So it is histidine and tryptophan, and then amino acid, that is proline. Is that clear? So again, once again, यहाँ पे क्या आएगा? Abbreviation. And single letter से क्या बनता है? Symbol. ठीक है? So ये थे guys on the basis of their composition कि उनका R group कैसा है। R group में extra NH2 होगा तो basic होगा, extra COH होगा तो उसके अंदर acidic nature आ जाएगा, और अगर सिर्फ एक NH2 एक COH है तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे। सल्फर आ जाता है तो CMC याद रखना है। इसी तरह से वी हैव एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एंड इम्यूनो। डन? चलो अब हम आते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स की बॉडी में प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अब गाइस अमाइनो एसिड्स हमारे अंदर कहाँ से आते हैं? हमारे अंदर अमाइनो एसिड्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, दो तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे अंदर। देखो 1, 2 नहीं 3 में क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, अगर तो हमारी बॉडी उन अमाइनो एसिड्स को खुद बना रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म बॉडी खुद बना रही है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल। देखो उल्टा सा नाम चलता है, इसको क्या कहेंगे? नॉन एसेंशियल। बॉडी खुद बना रही है। ठीक है, देखो याद कैसे रखना है कि इट इज, और अगर बॉडी खुद नहीं बना रही तो उसको हम बोलेंगे एसेंशियल। क्यों? और एक तीसरी कैटेगरी होती है इनके बीच की, दैट इज सेमी एसेंशियल। देखो अब ये नाम ऐसे क्यों रखे गए? बॉडी के लिए एसेंशियल टर्म तुम तब यूज करोगे, इन चीजों के लिए एसेंशियल टर्म तब यूज करोगे जब इट इज एसेंशियल टू ईट देम। ठीक है, यानी बॉडी खुद नहीं बनाती, सो इट इज एसेंशियल टू ईट देम इन योर डाइट, टेक देम इन योर डाइट, सच अमाइनो एसिड्स आर नोन एज एसेंशियल। तो ऐसे याद रखना, एसेंशियल बॉडी नहीं बनाएगी, सो इट इज एसेंशियल टू ईट। सो नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, सो इट इज एसेंशियल, देयरफॉर एसेंशियल टू बी टेकन इन डाइट। यहां से याद रह जाएगा, एसेंशियल टू बी eaten या taken in diet। क्लियर हुआ? उल्टा चलेगा यहां पे, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, राइट? बॉडी प्रोड्यूस्ड करती है तो इसलिए नॉट एसेंशियल टू बी टेकन, नॉट एसेंशियल टू बी ईटन। ठीक है, अब सेमी, बीच की बात, यानी कि बॉडी प्रोड्यूस करती है लेकिन बहुत स्लो रेट पे। ठीक है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, प्रोडक्शन स्लो हो रही है, तो थोड़ा तुम्हें खाना भी पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा बॉडी बनाती रहेगी। सो प्रोड्यूस्ड एट अ वेरी स्लो रेट, प्रोड्यूस्ड एट वेरी स्लो रेट, सो पार्शली ईटन। पार्शली ईटन मतलब ईटन आर इन स्मॉल अमाउंट्स, थोड़ा सा खाना पड़ेगा, बॉडी बाकी बना लेगी। इज दैट क्लियर? आई होप इतना तुम्हें क्लियर हो गया है ना, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड सेमी एसेंशियल। ठीक है, तो जो ये ईटन इन डाइट वाली बात है, तो तुम अमाइनो एसिड्स कैसे खाते हो? दालों के थ्रू, पल्सेस के थ्रू। आर यू गेटिंग दिस? सो वी ईट पल्सेस। डन? ठीक, तो ये हमें क्लियर हो गया। अब हमें याद करनी है इनकी एग्जाम्पल्स कि कौन से किस कैटेगरी में आते हैं। सो हमारे अंदर ये वाले अमाइनो एसिड्स एसेंशियल हैं एंड दीज आर द नॉन एसेंशियल वन। क्लियर? अब याद करने के लिए वी हैव अनदर निमोनिक। देखो निमोनिक क्या है? एसेंशियल के लिए वी हैव PVT, टिम हॉल। ये बहुत ही बेसिक सा क्लासिक सा है जो सब बनाते हैं। ठीक है, PMT विल हॉल्ट, मैं ऐसे भी बना लेती हूँ, PMT विल हॉल्ट, तो तुम कैसे भी बना सकते हो। सो दीज आर द निमोनिक्स दैट यू कैन यूज। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर फिनाइलएलानीन, ठीक है, V स्टैंड्स फॉर वेलिन, T स्टैंड्स फॉर ट्रिप्टोफैन, then another T for threonine, I stands for isoleucine,
M for we have methionine, Hall, histidine, arginine and double L, leucine and lysine. क्लियर? तो कोई भी तुम निमोनिक यूज कर सकते हो टू लर्न इट. क्वेश्चन आपको बेसिकली एग्जाम्स में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइनो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. क्लियर? और किसी को अगर नॉन एसेंशियल का भी निमोनिक पता हो तो शेयर इट विद अस. आई विल एक्चुअली गिव अ शाउट आउट टू दैट पर्सन. ठीक है? तो जैसे तुम्हें चीजें लर्न होती हैं उस तरह से चीजें लर्न कर लिया करो. सो दिस अमाइनो एसिड इज ओवर. ठीक है? जितना आपके सिलेबस में दैट इज डन. अब इन्हीं अमाइनो एसिड्स को जोड़ के हमने क्या बनानी है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स. राइट? तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज प्रोटीन्स, क्योंकि अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के बनेंगी पॉलीपेप्टाइड चेन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स को जोड़ के बनते हैं हमारे प्रोटीन्स. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद प्रोटीन्स. ठीक है? तो देखो सब जैसे हमने अमाइनो एसिड्स की पर्सनालिटी की बात की थी, राइट? कि वो एम्फोटेरिक हैं, वो ज्विटर आयन बनाते हैं, फिर उनका जो बेसिक पर्सनालिटी है वो आर ग्रुप डिटरमिन करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन्स. ठीक है? तो देखो प्रोटीन्स नंबर 1 दे आर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स या पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. सेकेंड पॉइंट, क्योंकि जुड़ने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं, सो दे आर बेसिकली हेट्रोपॉलीमर्स. होमो नहीं होते, हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं बिकॉज ऑल अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंट. क्लियर? थर्ड, जो प्रोटीन्स हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर एट विच दे एक्ट. स्पेसिफिक इन नेचर मीन्स स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करेंगे एंड स्पेसिफिक पीएच इनके लिए रिक्वायर्ड होता है. अब जैसे हमारी बॉडी के जितने भी प्रोटीन्स हैं दे ऑल वर्क एट 37 डिग्री सेल्सियस, इजंट इट? जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स हैं, तो जैसे जैसे फीवर होता है यानी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे प्रोटीन्स खराब होते हैं, डी नेचर होते हैं. इज दैट क्लियर? और अगर ठंडा हो जाएगा बॉडी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, तो प्रोटीन्स जो हैं वो इनएक्टिव भी हो सकते हैं. इज इट क्लियर? डीनेचरेशन ज्यादा खराब है क्योंकि डीनेचरेशन परमानेंट होती है. वंस प्रोटीन इज डैमेज इट इज डैमेज्ड फॉर एवर. क्लियर? लेकिन इनएक्टिवेशन को आप कॉल बैक कर सकते हो. अगर टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाएगा तो इट विल बिकम एक्टिव अगेन. क्लियर? कभी तुमने सोचा है कि क्या कहते हैं रेफ्रिजरेशन में चीजें खराब क्यों नहीं होती या क्रायो प्रिजर्वेशन से खराब क्यों नहीं होती? सिंपली बिकॉज लो टेम्परेचर पे जो प्रोटीन एक्टिविटी है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, राइट? तो इनकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, दे बिकम इनएक्टिव. और जब ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो एजिंग रुक जाएगी. तुम्हें वो याद आ रहा है क्रिश, ऋतिक रोशन की वो मूवी थी, राइट? क्रिश, जिसमें और उसके बाद क्रिश में उसके फादर को निकाला गया था. उसका फादर इतने साल पुराना भी पड़ा हुआ था. नाउ आई नो कि वो मूवी है और वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन थेरेटिकली पॉसिबल है. थेरेटिकली पॉसिबल है. अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्रायो प्रिजर्व कर देते हैं तो उसकी एजिंग रुक जाती है. सी वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस. हम जब स्पर्म बैंक्स में या सीड बैंक्स में या पोलन बैंक्स में सीड्स को, पोलन्स को या स्पर्म्स को प्रिजर्व करते हैं तो हम उनको कैसे प्रिजर्व करते हैं? क्रायो प्रिजर्व करते हैं, राइट? तो क्रायो प्रिजर्वेशन पे हो क्या रहा है? क्रायो प्रिजर्वेशन पे हम उनको उसी एज पे, उसी स्टेज पे रोक दे रहे हैं ताकि उसके बाद उनकी एजिंग ना हो. आर यू गेटिंग दिस? तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन क्या करती है? प्रोटीन्स को इनएक्टिव कर देती है, तो उनकी एजिंग रुक जाती है. तो आज अगर मैंने किसी प्रोटीन को, किसी भी मान लो किसी भी लिविंग बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रायो प्रिजर्व कर दिया, आज अगर उसकी एज 2 दिन की है तो 10 साल बाद भी उसकी एज कितनी होगी? 2 दिन. Are you getting this? तो प्रोटीन्स इनएक्टिव भी किए जा सकते हैं कोल्ड टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, और उनको डीनेचर किया जा सकता है हाई टेम्परेचर पे. और इसी तरह से हर प्रोटीन के काम करने का एक परफेक्ट पीएच भी होता है, एक ऑप्टिमम पीएच होता है. ऑप्टिमम मींस जिस टेम्परेचर पे या जिस पीएच पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करेगा, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम. इज इट क्लियर? तो गाइस ये इसके कुछ एक फीचर्स हैं. ठीक है? अब देखो, अब प्रोटीन्स की हम क्लासिफिकेशन करेंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन सबसे पहले तो हम उनके कॉम्पोजिशन के बेस पे करेंगे. देखो, अगर उस प्रोटीन के अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के हमने वो प्रोटीन बनाया, तो ऐसे प्रोटीन को कहा जाता है सिंपल प्रोटीन.
सिंपल के अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, सो A1, A2, A3, ठीक है, सिर्फ हमारे पास क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। डन। फॉर एग्जाम्पल हम पेप्सिन कह सकते हैं। पेप्सिन वही एक एंजाइम है जो आपके स्टमक में पाया जाता है एंड हेल्प्स इन द प्रोटीन डाइजेशन। उस पेप्सिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसी तरह से ट्रिप्सिन, दिस इज ऑल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फाउंड इन योर पेंक्रियास, है ना। अब इसके अलावा दूसरे हैं विच आर नोन एज कॉन्जुगेटेड। एक है सिंपल, दूसरे हैं कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन का मतलब ही होता है जुड़ना, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड के अलावा एक और कोई ग्रुप भी आके जुड़ा हुआ है, कोई एडिशनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो प्रोटीन प्रेजेंट होगा और दूसरा इसके साथ बाउंड होता है, जुड़ा होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। वैसे प्रोस्थेसिस का मतलब होता है, प्रोस्थेसिस का मतलब होता है अटैचमेंट। सो एक एडिशनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। नाउ अब इस कॉन्जुगेटेड ग्रुप का, सॉरी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का क्या नेचर होगा वो डिपेंड करेगा उसके प्रोस्थेटिक ग्रुप पे भी। देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, दीज आर ऑल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। नाउ सी फॉर एग्जाम्पल conjugated protein number 1 we have phosphoprotein। अब phosphoprotein में देखो प्रोटीन है लेकिन नाम से पता लग रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा उसका, फॉस्फोरिक एसिड। फॉर एग्जांपल केजिन, विटिलिन, ये एग योक के अंदर होता है। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको में नाम से देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। न्यूक्लियो में न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोप्रोटीन में क्रोमा, क्रोम वर्ड इज फॉर पिगमेंट। लिपो में लिपिड। फ्लेवो में फैट, ठीक है, फ्लेविन, एडेनिन एंड डाइन्यूक्लियोटाइड। मेटल, मेटालोप्रोटीन्स में मेटालिक आयन होगा। दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, बट अगर तुम डिटेल में थोड़ा करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट ये याद रखना कि ये सब क्या है, दीज आर ऑल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और उनके नाम में ही जुड़ा हुआ है कि उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, केजिन मिल्क का प्रोटीन है, ठीक है। सारे करने की जरूरत नहीं है बेशक, लेकिन थोड़े बहुत। क्रोमोप्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, इजंट इट। तो हीमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, तो इसलिए हीम, आयरन कंटेनिंग हीम पिगमेंट है। फाइटोक्रोम आ जाएगा, जो प्लांट्स का पिगमेंट है, साइटोक्रोम आ जाएगा। देन इसी तरह से हमारे पास अब देखो मेटालोप्रोटीन्स में ये नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज ये हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, राइट। तो रिडक्टेज एंजाइम है, एंजाइम्स आर डेफिनेटली प्रोटीन्स लेकिन इसमें नाइट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। तो ये थी उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट गाइस हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो फंक्शन के बेस पे देखो क्या काम कर रहा है प्रोटीन, स्ट्रक्चर बना रहा है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, या हार्मोन है, हमने पढ़ा है हार्मोन्स क्या होते हैं, मैसेंजर्स, ठीक है। तो मैसेंजर्स का काम कर रहा है, या रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम कर रहा है। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। स्ट्रक्चर देखो कौन कौन बना रहे हैं, कोलाजन, केराटिन, इलास्टिन। आर यू गेटिंग दिस? कोलाजन आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल्स के अंदर, नॉट ओवरऑल, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन यही प्रेजेंट है। केराटिन जो आपके हेयर में, नेल्स में प्रेजेंट होगा। इलास्टिन, इलास्टिन भी इलास्टिक प्रोटीन होता है, नाम से ही पता लग रहा है। और जहां जहां इलास्टिसिटी है, जैसे टिप ऑफ द नोज पे, जैसे ये पिन्ना पे, ये मूवेबल है, राइट। एपिग्लोटिस जो आपके विंड पाइप को कवर करता है ताकि फूड ना चला जाए, तो उन जगह पे जहां इलास्टिसिटी है वहां इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज द देन वायरल कोट। हमें पता है कि प्रोटीन, सॉरी वायरस के अंदर दो ही चीजें हैं, बाहर प्रोटीन का कोट कैप्सिड और अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये सारा रिपीट हो गया, देन दिस इज जस्ट द रेपिटेशन। नाउ हियर एंजाइम्स देखो, सारे एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। एक्सेप्शन हम करेंगे एंजाइम्स वाले टॉपिक में। हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स हमने प्रोटीनिशियस किए थे, बट नॉट ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीनिशियस। कल हमने क्लासिफिकेशन की थी गाइज, आई होप यू रिमेंबर, ठीक है। तो स्टेरॉइड वाले निकाल दिए टॉप एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स के, और थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन निकाल दिया। बाकी सारे अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स थे या प्रोटीन डेरिवेटिव्स थे।
ठीक है, तो वो याद होना चाहिए। तो वो सारी एग्जांपल्स तुम यहाँ लिख सकते हो। पिट्यूटरी के हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, दे आर ऑल प्रोटीनेशियस इन नेचर। और जितने रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है, हीमोग्लोबिन हो गया, और ऑर्गेनिजम्स के अंदर हीमोसाइनिन हो गया, ठीक है, तो कई तरह के हैं, दे आर ऑल प्रोटीन्स इन नेचर। ठीक है, सिमिलरली ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो प्रोटीन्स काम आते हैं, देखो ट्रांसपोर्ट करने में कौन काम आएगा, अगेन हीमोग्लोबिन भी काम आएगा, मायोग्लोबिन भी काम आएगा। तो प्रोटेक्टिव, देखो अब प्रोटेक्टिव सीरम एल्ब्यूमिन है, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, यस, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज, फिब्रिनोजन, थ्रोम्बिन। एंटीबॉडीज हमें पता है बीमारियों से बचाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। फिब्रिनोजन तुमने पढ़ा था, फिब्रिनोजन होता है जो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करेगा, सो इट विल प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम लूजिंग लॉट ऑफ ब्लड, इजंट इट। एंड देन थ्रोम्बिन, अगेन ये दोनों क्लॉटिंग है। कॉन्ट्रैक्टाइल भी तुमने पढ़े हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन। स्टोरेज प्रोटीन्स, देखो स्टोरेज प्रोटीन्स जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं, कुछ चीज स्टोर कर रहे हैं। ओवल एल्ब्यूमिन ये योक में होगा, ठीक है, केजिन ये मिल्क में प्रेजेंट होगा, डन। एंड टॉक्सिन्स, स्नेक वेनम, डिप्थीरिया टॉक्सिन, तो ये सारे भी क्या है, प्रोटीन्स हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो गाइज ये है कुछ जनरल, और इस चैप्टर में बेशक नहीं दे रखे, लेकिन किसी ना किसी चैप्टर में इनका रेफरेंस आया है, जैसे ये सब तुमने पढ़ रखे हैं बट इन डिफरेंट चैप्टर्स, सो वी हैव कंपाइल्ड इट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से हम ये टॉपिक करते हैं। सो गाइस, दिस इज अनदर टेबल फ्रॉम योर एनसीईआरटी 9.5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी कोलाजन इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बनाएगा। अब इसका मतलब क्या है, जितना भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसमें कोलाजन भर भर के पड़ा हुआ है। ये मैं दोबारा बात करूंगी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। क्लियर? फिलहाल बस ये याद रखना, कोलाजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, इन एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर नहीं। ओवरऑल अगर हम लिविंग बीइंग्स देखें तो ज्यादा कौन है, प्लांट्स हैं, इजंट इट? तो अगर उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर इज ओवरऑल लिविंग वर्ल्ड में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होगा, बता सकते हो? इट इज रूबिस्को, इट इज रूबिस्को। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस में तुम पढ़ते हो। देन वी हैव ट्रिप्सिन, आई टोल्ड यू एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग। इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। रिसेप्टर्स, ओ यस, कल हमने जब पढ़े थे हार्मोन के रिसेप्टर्स, जो कि या तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है या फिर मेम्ब्रेन के ऊपर, बायोलिपिड लेयर के ऊपर, तो वो प्रोटीन्स, वो रिसेप्टर्स, दे आर ऑल्सो प्रोटीन्स। सेंसरी रिसेप्शन करते हैं, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, किसी का भी रिसेप्टर प्रेजेंट हो सकता है। मसल हमने पढ़ी थी, तो मसल के सरफेस पे, मसल फाइबर के सरफेस पे हमने कहा था एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, तो वो भी क्या है, दे आर इटसेल्फ प्रोटीन्स। तो रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स। हमने नर्व इम्पल्स कंडक्शन पढ़ी थी, तो वहां पे हमने चैनल्स पढ़े थे, रिमेंबर, लीकी चैनल्स एंड देन यू हैव वोल्टेज गेटेड चैनल्स। वो सारे चैनल्स क्या है, वो भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, प्रोटीन चैनल्स, दे आर चैनल्स, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। एंड देन दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे प्रीवियस एक क्वेश्चन आ चुका है, इट GLUT4। तो GLUT4 जो है ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई होप नाउ एवरीथिंग सीम्स इजी। आई नो रट्टाफिकेशन बहुत है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। ठीक है, 2-3 बार रिवाइज करना, निमोनिक्स बनाना एंड चीजें लर्न हो जाएंगी। क्लियर? नाउ गाइस, इस पूरे टॉपिक में, आज के पूरे टॉपिक में थोड़ा सा ट्रिकी, ज्यादा नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने लगी हूं, एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। नाउ सी, वी हैव 4 structures in which the proteins can exist। ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं वो 4 स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी, देन वी हैव सेकेंडरी, ठीक है, ये दोनों सेकेंडरी में आते हैं, फिर टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी। इसको 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, और 1 डिग्री लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि कोई भी प्रोटीन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम प्राइमरी से। अब आराम से समझना, ठीक है। देखो, हमने कहा अमाइनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के क्या बनता है,
पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड्स को जब हम लीनियर अरेंजमेंट में जोड़ रहे थे, जब एक लाइन में रख रहे थे अमाइनो एसिड्स को और एक स्ट्रेट चेन बन रही थी, वो एक लीनियर अरेंजमेंट जो बन रहा था अमाइनो एसिड्स का, उस लीनियर अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो गाइस ये देखो, ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा एंड देन पांचवा, एंड बीच बीच में क्या आ रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, सो दिस इज लीनियर अरेंजमेंट। अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? ठीक है, सो दिस लीनियर अरेंजमेंट इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये लीनियर अरेंजमेंट कब होता है? ऐसा अरेंजमेंट गाइस तब होता है जब राइबोसोम्स के ऊपर पहली बार अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो इमेच्योर प्रोटीन्स जो हैं उनका नेचर ऐसा होता है। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? लीनियर अरेंजमेंट होगा, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्लियर? क्या पता लग रहा है तुम्हें लीनियर अरेंजमेंट से? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट? इस अरेंजमेंट से तुम्हें क्लियरली पता लग रहा है कि कितने अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे तुम्हें यह भी पता लग रहा है कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले है, कौन सा बाद में है, कौन सा तीसरा, फोर्थ एंड 5। ठीक है, सो इस स्ट्रक्चर से गाइज इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन, दिस स्ट्रक्चर गिव्स अस इंफॉर्मेशन about number 1, number of amino acids and arrangement of amino acids। कितने अमाइनो एसिड्स जुड़े हैं और किस तरह से जुड़े हैं, arrangement of amino acids। Is that clear? So ये है इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, इस स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब एक चीज जो पहले बता सकती थी मैं भूल गई, बट लेट्स टॉक अबाउट इट हियर। नाउ सी, हमने कहा कि ओवरऑल 300 से 400 अमाइनो एसिड्स होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, लेकिन गाइस सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स। जो टेबल्स हमने किए ना वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं और वो 20 अमाइनो एसिड्स ही सिर्फ प्रोटीन प्रोडक्शन करेंगे, उसके अलावा सारे के सारे प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिया साइकिल। डू यू रिमेंबर? यूरिया जैसे बन रहा है लिवर के अंदर, तो यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है पुराना? ठीक है, तो ऑर्निथिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑर्निथिन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड दैट पार्टिसिपेट्स इन द यूरिया प्रोडक्शन। तो ऑर्निथिन भी एक अमाइनो एसिड है जो हमारे अंदर है बिल्कुल, लेकिन ऑर्निथिन प्रोटीन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी ऑर्निथिन कोई एक यहां पे जुड़ा नहीं होगा, आपको कभी नहीं मिलेगा कि ऑर्निथिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट है। नो, सो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? तो सिर्फ कुछ एक है और कितने हैं? 20। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। सो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। और ये इसकी एग्जांपल क्या है? इमेच्योर प्रोटीन्स जो बनते हैं formed in ribosome, is that clear? So ये है immature proteins। डन? चलिए, अब इसके बाद गाइज हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? अमाइनो एसिड्स की एक जो लीनियर चेन बनी है, ठीक है, अब इसी चेन ने कुछ ट्विस्ट ले लेना है। ठीक है, इट इज गोइंग टू ट्विस्ट बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और वही लीनियर चेन जो थी वो अब कुछ ट्विस्ट ले लेगी, कुछ टर्न्स ले लेगी और बन जाएगा हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यहां देखो, कैन यू सी दिस इज आवर चेन, दिस इज द अमाइनो एसिड चेन, और इसने किस तरह से ट्विस्ट ले लिया है, कैसे टर्न्स ले रही है। तो ये देखो, ऐसा जो टर्न बन रहा है, ये स्ट्रेट चेन थी, लीनियर चेन थी, लेकिन अब उस तरह से ट्विस्ट हो गई है। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे? इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हेलिकल स्ट्रक्चर।
and this is known as alpha helix. Is this clear? So this is the alpha helix. यही straight chain अब इस तरह से घूम गई है जलेबी की तरह. ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगी? हमारा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. डन. नाउ सी, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारी जो इस तरह से पेप्टाइड चेन्स, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में बाइंड हो जाएंगी. ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन, एंड इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और ये बना देती हैं शीट्स. ये क्या बना देंगी? शीट्स बना देंगी. यहाँ पे शीट्स बनते हैं, यहाँ पे हेलिक्स बनता है. हेलिक्स समझते हैं? जैसे स्टेयरकेस जैसा स्ट्रक्चर, जलेबी जैसा ऐसा. ठीक है, सो शीट्स बनेंगी और हेलिक्स बनेगा. इसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, इसको हम बीटा प्लीटेड शीट्स बोलते हैं. इट्स नॉट बीटा हेलिक्स, इट इज नोन एज बीटा प्लीटेड शीट्स. बीटा प्लीटेड शीट्स. क्लियर? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में गाइस हमारे पास दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं. वन इज अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड इज बीटा प्लीटेड. क्लियर? अब क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल पे. इसकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने प्राइमरी की बात की थी कि इमेच्योर प्रोटीन कोई भी बनता है तो उसका स्ट्रक्चर प्राइमरी होगा. अब इसकी एग्जाम्पल होती है केराटिन. ये वही प्रोटीन है जो आपके हेयर और नेल्स में मिलेगा. केराटिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अल्फा हेलिकल. और बीटा प्लीटेड में स्ट्रक्चर आएगा फाइब्रोइन का. नाउ फाइब्रोइन इज द सिल्क प्रोटीन. फाइब्रोइन इज द सिल्क प्रोटीन. तो जो सिल्क हम पहनते हैं उसका स्ट्रक्चर इस प्रोटीन से बना होता है. दिस इज द सिल्क प्रोटीन. Is it clear? Examples are super important here. Next, अब सेकेंडरी में हमारे पास एक स्पेशल केस है कोलाजन का. तो गाइस कोलाजन का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है. अब इसमें है क्या? देखो, हेलिकल में क्या हुआ था? एक चेन थी जो इस तरह से जलेबी की तरह घूम गई. ठीक है, अल्फा हेलिक्स बन गया. कोलाजन में 3 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं और वो 3 चेन्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होती हैं. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ट्वर्ल्ड. ठीक है, तो मान लो कि 3 जलेबी एक साथ बन रही हैं, 3 स्टेयरकेसेस, 3 हेलिसेस एक साथ घूम रहे हैं, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन. कोलाजन वही जो आपके कनेक्टिव टिश्यू में है, जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 3 हेलिसेस होते हैं, 3 हेलिसेस which are perpendicular to each other. Perpendicular to each other. Perpendicular नाम बोलते ही ना मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला perpendicular याद आ जाता है. But anyways, 3 helices perpendicular to each other. तुम्हें पता है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्टोरी perpendicular ने लिखी थी? नहीं पता था? पक्का नहीं पता था? किसने लिखी थी फिर? चलो फाइंड आउट करना. Anyways, अच्छी मूवी है, कभी कभी देख ली जा सकती है. So guys, next is tertiary structure. Tertiary structure होता है, अब अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट. देखो, लीनियर चेन सीधी, ठीक है, अमाइनो एसिड्स को जोड़ते गए सीधी चेन को लीनियर स्ट्रक्चर बोल देंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल देंगे. उसको जलेबी की तरह घुमा दिया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया. ठीक है, अब अगर उस लीनियर चेन को हमने 3 डायमेंशनली घुमा दिया, 3 डायमेंशनली, जैसे कि एक रिबन लिया और उसका हमने बॉल बना दिया. समझ रहे? जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आता है तो उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर. इट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, दिस इज द 2D स्ट्रक्चर. 2D स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर? सो हम बात कर रहे हैं अब टर्शरी स्ट्रक्चर की. टर्शरी इज अ 3D स्ट्रक्चर. समझ रहे हैं ना? 3D यानी तीनों डायमेंशंस में उसकी लेंथ, विड्थ एंड ब्रेथ होगी. तो इट इज लाइक अ बॉल ऑफ वूल. इट इज लाइक अ बॉल ऑफ वूल. यानी कि एक हमारे पास जो रिबन था, ये लीनियर स्ट्रक्चर था, इसको अब तुमने ऐसे कैसे भी 3 डायमेंशनली घुमा दिया. ठीक है, तो अब ये हमारा क्या बन गया है? ये हमारा बन गया है टर्शरी स्ट्रक्चर. क्लियर? अब गाइस, टर्शरी स्ट्रक्चर is very important for the biological activity. Very important for the biological activity of protein. Very important for biological activity. Biological activity जैसे कि enzymes की activity होती है. For example, enzymes. Is it clear? So ये बड़ा important point है. Enzymes हम specially discuss करेंगे 3rd lecture में.
आज हमने अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स डिस्कस किए हैं, कल हम कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स डिस्कस करेंगे, एंड इन द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एंजाइम्स, सेपरेट टॉपिक, पूरा लेक्चर उसके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। लेकिन एक चीज आज ही याद रख लेना कि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और कौन सा स्ट्रक्चर होता है एंजाइम्स का? टर्शरी स्ट्रक्चर। जब तक टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रोटीन कैन नॉट एक्ट लाइक अ एंजाइम। इज इट क्लियर? अब एंजाइम में देख लो पॉकेट्स होती है। एंजाइम क्या है? जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो इसके अंदर ना कुछ पॉकेट्स बनती है। देखो मान लो कि ये पॉकेट बन गई है ना, तो यहां पे आके शायद हमारा जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड हो सकता है। तो ये जो पॉकेट बनी है, इस पॉकेट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। सो एक्टिव साइट इज अ पॉकेट, क्रीविस, गड्ढा, पॉकेट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड्स। इज दैट क्लियर? सो जब तक इसके अंदर ये पॉकेट्स नहीं बनती, और पॉकेट्स तब तक नहीं बनती जब तक उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो जब तक पॉकेट्स नहीं बनेंगी तब तक बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑब्टेन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? रिवाइज कर लें क्विकली। तो बॉल्स को जोड़ते जाओ सीधा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। उनको जलेबी की तरह घुमा दो, बॉन्डिंग करवा दो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसको 3 डायमेंशनली घुमा दो लाइक ए बॉल, कि उसमें कुछ पॉकेट्स बन जाए, तो वो हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। क्लियर? लेकिन अभी तक हम एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को घुमा रहे हैं, चाहे जलेबी की तरह, चाहे बॉल ऑफ वूल की तरह, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। अब अगर हमारे प्रोटीन के अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ठीक है, अगर हमारे प्रोटीन के अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, तो ऐसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 4D स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? 4th degree structure. Now see, ये किसका स्ट्रक्चर होगा? This structure is in case of proteins, case where protein is made up of more than one polypeptide chain. More than one polypeptide chain. अगर एक से ज्यादा polypeptide chain है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल? कोई ऐसा प्रोटीन याद आ रहा है जिसका एक से ज्यादा उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन हो? वेल, आई कैन थिंक ऑफ, जो हमने एक साथ पढ़ा था, दैट इज हीमोग्लोबिन, राइट? तो गाइज, हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा था कि 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं, राइट? तो टोटल चेन्स कितनी है? 4 ग्लोबिन चेन्स है। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। इज दैट क्लियर? और हर एक चेन का, इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, और हर एक चेन का, हर एक पॉलीपेप्टाइड, पीपी पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना अपना प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। Each PP chain has its own primary, secondary and tertiary structure. यानी कि एक अल्फा चेन को मैं खोल दूंगी तो उसका अपना प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जब तक वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है उसका टर्शरी स्ट्रक्चर है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो ये होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर्स। बॉल्स लो, उनको एक धागे में पिरो दो, प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसी धागे को अब घुमा दो, ठीक है, जलेबी की तरह, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसको इतना घुमा दो कि भाई अब उसके बाद खोल ही ना सके, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर ऐसे 2-3 तुम स्ट्रिंग्स को लेके जोड़ देते हो तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। So these are the structures in which proteins can be found. And finally, the time to announce the winners of the previous 2 burger quiz. So guys, first question tha, I am the hormone which regulates your routine activities and biological clock. Answer is melatonin and given by Snehlata Srivastava. Very good guys, and I've seen that you are quite active in the comment section also. I keep reading your comments. ठीक है गाइज, इसमें कुछ एक बच्चों ने गड़बड़ की थी, कईयों ने पीनियल ग्लैंड लिख दिया, हार्मोन बताना था। ठीक है, तो आंसर इज मेलाटोनिन। सेकंड वाज आई कंट्रोल द फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इवन ब्रीदिंग रेट, एनर्जी प्रोडक्शन, सो मच। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? थायरॉक्सिन। कईयों ने एड्रेनलिन लिख दिया। ये गड़बड़ होती है जब हम जल्दी से सबसे पहले लास्ट में पहुंचते हैं सिर्फ अपना नाम देखने के लिए, है ना। सो चलिए, सो दिस आंसर वाज गिवन बाय अर्चिता जैन। एक्सीलेंट, सो बोथ गर्ल्स। ठीक है, चलिए, और गाइज ये मैंने स्पेशली स्क्रीनशॉट लिया है कमेंट सेक्शन का। ठीक है, साई लक्ष्मी, सो पेशेंस
सो मच पेशेंस, आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, डिसन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, कोन्स सिंड्रोम, ये किसी और ने नहीं किया था. सो वेरी गुड, ठीक है, हैट्स ऑफ टू यू. सो कीप प्रैक्टिसिंग लाइक दैट, कीप पार्टिसिपेटिंग इन द कमेंट सेक्शन, कीप लेटिंग मी नो. और गाइस एक छोटी सी हमने कल गड़बड़ की थी. देखो एडिसन्स डिजीज में तो हमने पढ़ लिया कि हाइपोसिक्रीशन होती है, कुशिंग्स सिंड्रोम में हाइपर सिक्रीशन होती है. हमने शायद हाइपो लिख दी है. आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द कमेंट्स एंड आई रियलाइज्ड कि यहाँ पे हाइपर सिक्रीशन होगी कॉर्टिसोल की. ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना. और इसमें तो हमने ठीक ही लिखा था कि इसमें इंक्रीज होता है एल्डोस्टेरोन का. इज इट क्लियर? इसमें हाइपो होती है दोनों की, इसमें हाइपर है कॉर्टिसोल का. सो प्लीज करेक्ट दैट. ठीक है, चले. सो इसके बाद हार्मोन्स मैंने तुमसे पूछे थे कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं. तो गाइस एक बार क्विकली चेक कर लेना. यहाँ पे एएनएफ आएगा. किडनी के दो हैं, एक है रेनिन और दूसरा है एरिथ्रोपोइटिन. एरिथ्रोपोइटिन आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा और ये रास मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करता है. और लिवर का होता है एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनोजन इन द इनएक्टिव फॉर्म. सो हमने इन सब के बारे में पढ़ रखा है. डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स जो हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, वो हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में. क्लियर? सो गाइस फाइनली इट्स टाइम फॉर द बर्गर क्विज ऑफ द डे. एंड द क्विज फॉर द डे इज, क्वेश्चन इज हु एम आई and the structure required by proteins for their biological activity. I know कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ चुके हैं और तुमने पहले ही आंसर दे दिया होगा. ठीक है, चलो. So guys, this is the question. Great job for all of those who have answered the questions. चाहे वो पहले नहीं भी कर पाए, but anyways, जरूरत है कि आप सही हैं, क्योंकि लास्ट में हमें बस एक मेडिकल कॉलेज चाहिए, isn't it? चलो, तो पढ़ते रहो and keep eating that neat pill. अपनी स्पीड बढ़ाते रहो, keep practicing lots of questions, and I'll see you tomorrow once again with carbohydrates, fats and nucleic acids. पढ़ाई करते रहें. ऑल द वेरी बेस्ट.